दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन आज राजस्थान हिस्ट्री की जो दूसरी क्लास रही है अपनी, उसमें चर्चा करते हैं आगे मेवाड़ के इतिहास की। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी बप्पा रावल की, तो ठीक है अपन बात करते हैं बप्पा रावल से आगे जो अल्लट राजा हुए थे उनकी बात करेंगे। इससे पहले थोड़े बप्पा रावल की चर्चा कर लेते हैं, जो रिविजन कर लेते हैं। देखिए बप्पा रावल जो हरित ऋषि के शिष्य थे, हरित ऋषि खुद शिव जी के भक्त थे। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर नागदा यानी चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ठीक है, बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। 115 ग्रेन की माप का सोने का सिक्का था। बप्पा रावल ने अफगानिस्तान के गजनी के जो राजा थे सलीम, उनकी सेना को भगाते हुए अफगानिस्तान में अपने भाणजे को राजा बनाया, यानी सलीम को उठाया अफगानिस्तान में जाकर और अपने भाणजे को जो गजनी का राजा बनाया। अब जो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर पड़ा था और बप्पा रावल की जो उपाधि थी राजगुरु, चकवे और हिंदू सूरज। ठीक है, यहाँ तक अपन बात किए थे। अब जो नेक्स्ट राजा की बात करते हैं अल्लट की। देखिए जो अल्लट राजा हुए थे नेक्स्ट, अल्लट का अन्य नाम था आलू रावल। ठीक है, अल्लट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता था। अल्लट के टाइम में अपने को दो चीज़ें प्राप्त होती है, यानी दो प्रमाण प्राप्त होते हैं, उनसे अपन अल्लट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आठपुरा अभिलेख और एक सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति है जो 953 ईस्वी में मिलती है और आठपुरा अभिलेख मिलता है 977 ईस्वी में। सारणेश्वर प्रशस्ति मुख्यतः एक वराह मंदिर की प्रशस्ति थी, जो वराह मंदिर अल्लट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो वराह मंदिर की प्रशस्ति बाद में जाकर सारणेश्वर मंदिर में लगती है और अपने को यानी सारणेश्वर मंदिर में मिलती है इतिहासकारों को, ये जो वराह मंदिर की प्रशस्ति थी जो। ठीक है, अपन बात करते हैं आगे। एक मिलता आठपुरा अभिलेख अपने को, देखिए 977 ईस्वी में मिलता है। ठीक है, जो सारणेश्वर प्रशस्ति है ये 953 ईस्वी में मिलती है। प्रशस्ति का मतलब होता है राजाओं की प्रशंसा करना। देखिए प्रशस्ति में राजाओं की प्रशंसा की जाती थी, जो राजा द्वारा अच्छे कार्य करवाए गए उनका उल्लेख प्रशस्तियों में मिलता था। ठीक है, सारणेश्वर प्रशस्ति है जो एक वराह मंदिर की प्रशस्ति है। ठीक है, वराह मंदिर रहा था मेवाड़ में कहीं पर। कुछ लोगों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार मेवाड़ में वराह मंदिर रहा था। उनका मानना था कि वराह मंदिर टूट गया होगा या वराह मंदिर टूटा तब उसका ये तो इसको पत्थर माना गया और पत्थर कारीगरों ने सारणेश्वर यानी ईश्वर का मंदिर था, ये जो स्वर लग रहा है इसके लास्ट में, तो ईश्वर का मंदिर यानी भगवान शिव जी का मंदिर था। स्वर लग रहा है लास्ट में, इसका मतलब भगवान शिव जी का मंदिर। ठीक है, तो इसमें लगा दिया गया होगा कारीगरों या मिस्त्रियों द्वारा। वराह मंदिर की जो प्रशस्ति थी उसको सारणेश्वर मंदिर में लगा दिया गया। ठीक है, इतिहासकारों ने माना कि भाई ये वराह मंदिर की प्रशस्ति थी मुख्यतः। तो इस जो ये प्रशस्ति है सारणेश्वर प्रशस्ति, इसमें उल्लेख मिलता है कि भाई अल्लट ने मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। एक जो वराह मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, इसमें अपने को उल्लेख मिलता है कि भाई अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी था और बेटे का नाम नरवाहन था। ठीक है, माँ का नाम महालक्ष्मी था और बेटे का नाम नरवाहन था।
ठीक है। वराह मंदिर की प्रशस्ति है जो सारणेश्वर प्रशस्ति है, जो अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। जो वराह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर था, और अल्लट की माँ महालक्ष्मी, अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी था और बेटे का नाम नरवाहन था, ठीक है। और अपने को मिलता है कि भाई अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। इस जो सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार मिलता है अपने को कि अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। देखिए जो ये सारणेश्वर प्रशस्ति है उसमें अल्लट के मंत्रियों का नाम भी मिलता है, जो मंत्री थे, जैसे वित्त मंत्री का नाम ये है, रक्षा मंत्री का नाम ये है, गृह मंत्री का नाम ये है। तो उस हिसाब से अपन को पता चलता है कि भाई अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की भी स्थापना की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नौकरशाही की स्थापना की थी। और ये देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो माता का नाम और बेटे का नाम। अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, और वराह मंदिर प्रशस्ति थी ये मुख्यतः। फिर बात करते हैं अपन आगे आठपुरा अभिलेख की। देखिए आठपुरा अभिलेख 977 ईस्वी का है, ठीक है। जो यह अभिलेख है मुख्यतः दीवारों पर लिखे हुए मिलते हैं, दीवारों पर या पत्रों पर, ठीक है। प्रशस्ति में प्रशंसा की जाती है राजाओं की, और अभिलेख में राजाओं को जो जीवन काल लिखा जाता है, उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, अपने शासन कार्य में क्या क्या किया, ठीक है। कौन कौन दरबारी थे उनके, कौन, ठीक है, उनकी पूरी व्यवस्था लिखी जाती है अभिलेख में, और प्रशस्ति में प्रशंसा की जाती है राजाओं की। फिर बात करते हैं, देखिए जो आठपुरा अभिलेख है इसमें इसके अनुसार अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी, ठीक है। ठीक है। अल्लट ने आठपुरा अभिलेख के अनुसार हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। जो देखिए हूण है वो मध्य एशिया की एक जाति थी, मध्य एशिया से भारत में आ गए थे, और अंत में जो देखिए ये व्यापार करने के लिए आते थे ये हूण जो, और हूण उनको लास्ट में क्षत्रियों ने अपना लिया था। और देखिए अल्लट ने तो शादी भी कर ली थी राजकुमारी हरिया देवी से। देखिए हरिया देवी ने मेवाड़ में हर्षपुर नामक गांव बसाया था, ठीक है। हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया था। और जो आठपुरा अभिलेख है, देखिए उधर सारणेश्वर प्रशस्ति में अल्लट की माँ का नाम महालक्ष्मी बताया गया और बेटे का नाम नरवान बताया गया। इधर आठपुरा अभिलेख में जो अल्लट की माता का वंश भी बताया गया। देखिए अल्लट की माता का नाम, जो अल्लट की माता का वंश था राष्ट्रकूट वंश, जो आठपुरा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, महालक्ष्मी का वंश राष्ट्रकूट वंश बताया गया आठपुरा अभिलेख में, और हूणों को क्षत्रियों ने अपना लिया था, मैं आपको बता दिया। फिर बात करते हैं अपन आगे जेतर सिंह की, यानी अल्लट की इतनी जानकारी मिलती है अपने को। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करता है, हरिया देवी ने हर्षपुर गांव नामक गांव बसाया, महालक्ष्मी का राष्ट्रकूट वंश बताता है। आठपुरा अभिलेख 977 ईस्वी का। उधर सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी में मिलती है। वराह मंदिर की प्रशस्ति है मुख्यतः सारणेश्वर प्रशस्ति है, जो अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार भगवान विष्णु का मंदिर है जो वराह मंदिर था, जो अल्लट की माँ का नाम महालक्ष्मी बताता है, बेटे का नाम नरवान बताता है। अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये वराह मंदिर वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और इधर से ये हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अल्लट का अन्य नाम में बता दिया आपको, आलू राहुल। फिर जो अल्लट से नेक्स्ट जो राजा बने थे वो थे जेतर सिंह। देखिए जेतर सिंह एक महान राजा हुए थे। जेतर सिंह की प्रशंसा बहुत से इतिहासकारों ने की है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी अल्लट की प्रशंसा की थी।
जयतर सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था। देखिए शासनकाल मिलता है अपने को 1213 से 1250 तक जयतर सिंह का। देखिए भूताला का युद्ध जो 1227 में हुआ था। देखिए इस युद्ध की जो ये भी एक प्रॉब्लम है, जो ये टाइम की देखे जाए तो इसमें पहले 1234 माना जा रहा था। देखिए मैंने खुद ने 1234 पढ़ा था स्टार्टिंग में, लेकिन जो अब वर्तमान में 10वीं की किताबें 10th की बुक्स हैं उनमें 1227 दे रखा है। तो देखिए जो अपने को लिखित में मिल रहा है और जो 10th लेवल की पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है और जो अपन भी उसी को मान लेते हैं। और वैसे 1234 पढ़ा था मैं पहले, आप भी अब आपके अनुसार देख सकते हो या एग्जाम्स में जो ऑप्शन आए उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। वैसे 1234 भी था माना जा रहा था इसका पहले से, ठीक है। देखिए जो ये टाइम पीरियड होता है ये अपने वाले राजाओं ने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिखवाया था जो टाइम पीरियड था। देखिए जो मुस्लिम वंश के जो शासक थे उन्होंने अपना इतिहास बहुत अच्छे से लिखवा रखा था और उन्हीं के आधार पर जो ये जो टाइम पीरियड देखा जाता है या टाइम को निकाला जाता है इनका, ठीक है। तो बात करते हैं अपन भूताला युद्ध की। भूताला का युद्ध हुआ था जयतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। देखिए ये इल्तुतमिश था, ये दिल्ली के गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, इल्तुतमिश था जो रजिया सुल्तान का पापा था। ठीक है, रजिया सुल्तान एक मुस्लिम शासिका बनी थी, उसका पिता था इल्तुतमिश। दिल्ली के गुलाम वंश का सुल्तान था इल्तुतमिश। जयतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध होता है, जयतर सिंह इसमें विजय होता है। देखिए भाई मैं बता देता हूँ, भूताला उदयपुर में जगह पड़ती है, नागदा के पास में, ठीक है। भूताला उदयपुर में है, नागदा के पास में है। जयतर सिंह इधर विजय होता है और अपनी खुशी मना रहा होता है। इल्तुतमिश की सेना हारती है। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना नागदा को खूब लूटती है, तोड़फोड़ मचाती है। नागदा जो राजधानी थी उसको लूटती है और जयतर सिंह इधर खुशी मना रहा होता है, ठीक है। जयतर सिंह को बाद में पता चला कि भाई नागदा में तो कुछ नहीं बचा, तोड़फोड़ कर दिए, लूट लिए। तो जयतर सिंह को एहसास हुआ कि राजधानी पहाड़ी क्षेत्र पर बनाई जानी चाहिए। जो नागदा समतल क्षेत्र पर था, जो राजधानी थी नागदा वाली वो समतल क्षेत्र पे था, ठीक है। तो जयतर सिंह ने राजधानी अपनी पहाड़ी क्षेत्र पर बनाई, यानी चित्तौड़ किले में बनाई। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। देखिए चित्तौड़ किले पर उस समय परमार वंश का अधिकार था, कब्जा था। देखिए एक फैक्ट अपन पीछे छोड़ दिए, अल्लट का एक फैक्ट ये भी है कि अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। वो आप ऐड कर सकते हो वहाँ पे। अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया था, ठीक है। उससे पहले राजधानी नागदा थी। देखिए पहली राजधानी जो नागदा थी, यानी हेड ऑफिस नागदा और ब्रांच ऑफिस आहड़ को बनाया था, ठीक है, अल्लट ने। फिर एक बार बोल रहा हूँ, अपन पिछले जो राजा थे अल्लट, उनके बारे में एक फैक्ट छोड़ दिए थे। अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया था, यानी पहली राजधानी नागदा और दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया था, ठीक है। फिर बात करते हैं राजधानी, ये जयतर सिंह ने राजधानी बनाया चित्तौड़ को। चित्तौड़ में परमार वंश का शासन था, ठीक है। चित्तौड़ किले में परमारों को हराकर चित्तौड़ को राजधानी बनाता है जयतर सिंह। फिर बात करते हैं आगे। देखिए चित्तौड़ को अपन राजधानी बना लिया, ये जो जयतर सिंह है। फिर जो ये भूताला के युद्ध की जानकारी अपने को मिलती है, जो जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन से मिलती है।
ठीक है। देखिए हमीर नहीं था, अपने जो लेखकों ने हमीर लिख दिया। ये हमीर का मतलब यह अमीर था। ठीक है, अमीर। मुस्लिम शासकों को अमीर बोला जाता था। ठीक है। इल्तुतमिश का घमंड तोड़ना है इसका अर्थ है, जो अमीर मद मर्दन का इल्तुतमिश का घमंड तोड़ना। ठीक है, या अमीर लिख दिया अपने वाले लेखकों ने। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन से मिलती है भूतला युद्ध की जानकारी। देखिए जयतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, जयतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है, ऐसा इतिहासकारों के अनुसार इनका मानना है। और जयतर सिंह ने भाई काम भी करवाए थे उस समय। ठीक है, अच्छे काम करवाए थे और भूतला युद्ध को जीता था जयतर सिंह। इल्तुतमिश को हराया था। इल्तुतमिश दिल्ली के गुलाम वंश का सुल्तान था और जयतर सिंह विजय हुआ था इसमें, राजधानी चित्तौड़ को बना था परमारोह को हराकर। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आगे। अपन ये फैक्ट मैं आपको बता दिया, शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता था जयतर सिंह का। फिर आगे बात करते हैं रतन सिंह की। देखिए रतन सिंह नेक्स्ट एक राजा हुए थे, जो जयतर सिंह से अगले राजा हुए थे रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह का जो शासनकाल था 1302 से 1303 तक रहा था। ठीक है, रतन सिंह के एक छोटे भाई थे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल में यानी गुइल वंश की जो शाखा का शासन स्थापित किया। ठीक है, रतन सिंह का छोटा भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल में ठीक है, छोटे भाई कुंभकर्ण ने नेपाल में गुइल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। ठीक है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, देखिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, देखिए एडी का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। देखिए मैं आक्रमण के कारण बता देता हूं आपको। आक्रमण के कारण देखिए एक ही नहीं था आक्रमण का कारण, आक्रमण के 3-4 कारण भी हो सकते हैं, जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और आप भी जो पढ़ते आ रहे हो वही कारण नहीं हो सकता। रानी पद्मिनी की सुंदरता एक कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ कारण थे इसके। देखिए इतना बड़ा सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, तो ये तो है नहीं कि एक रानी पद्मिनी के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आक्रमण के कारणों की। ठीक है, इसमें प्रथम कारण अपन मान सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। देखिए अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा शासक था जो मुस्लिम वंश का, तो वो अपने राज्य को यानी विस्तार करना चाहता था और वो पूरे भारत को जीतना चाहता था। उसकी वजह से भी इस प्रकार की नीति थी कि भाई मैं पूरे भारत पर शासन करूं। तो पहला कारण हो सकता है, जो पहला कारण होगा इसका कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी विस्तार की नीति।
ठीक है, अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहता था। और जो सेकंड कारण अपन लेंगे, जो वो ले सकते हैं कि भाई देखिए चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व भी था। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ भाई सामरिक और व्यापारिक महत्व किस प्रकार से था। ठीक है, देखिए इंडिया का नक्शा है। ठीक है, इंडिया का नक्शा है, मेरे से बना जो मैं बना दिया। देखिए यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिल्ली है। ठीक है, इधर देखिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक मालवा क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, और ये इधर गुजरात है। ठीक है, दिल्ली पर जो शासन था अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि भाई मैं गुजरात पर आक्रमण करूं और मालवा पर आक्रमण करूं। देखिए इन पर आक्रमण करने का इंपॉर्टेंट कारण ये है भाई मालवा में तो एग्रीकल्चर होती थी, बहुत अच्छे खासे से एग्रीकल्चर होती थी। तो एग्रीकल्चर वाला जो राज्य अगर ले लेगा तो इससे टैक्स भी ज़्यादा आएगा, टैक्स ज़्यादा आएगा तो आर्थिक स्थिति सही होगी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक स्थिति सही होगी अगर मालवा पर अधिकार कर लेता है तो। देखिए जो जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर किसान जो टैक्स देते हैं तो वहाँ से भाई टैक्स तो लेगा ही ना, तो आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है इससे। और जो गुजरात पर जो अधिकार करने का इसकी जो सोच थी, जो कब्जा करने की, उसमें यह थी कि भाई जो बाहर से विदेशी व्यापारी आते थे समुद्रों से, तो यहाँ से जो बंदरगाहों से आते थे, ठीक है, जो पोर्ट गुजरात में थे, तो अगर यहाँ से कोई व्यापारी आ रहा है व्यापार करने के लिए भारत में, और जो कैपिटल जो दिल्ली है, तो दिल्ली में अगर आएगा तो राजस्थान से आना पड़ेगा उसको। अगर इधर से घूम कर जाता है तो बहुत टाइम लगता है, लंबा रास्ता पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और खर्चा भी ज़्यादा आएगा जाने का, जो ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो दिल्ली से जाना चाहेगा। अब दिल्ली से जो व्यापारी जाएगा तो मैं जो राजस्थान वाले उनको रोकेंगे, उन राजस्थान वाले उनसे टैक्स लेंगे। और अगर दिल्ली से कोई भी यहाँ पर जो गुजरात तक आएगा, जो शासक गुजरात तक आएगा, तो उससे भी राजस्थान वाले टैक्स लेंगे। तो इस प्रकार से जो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करना चाहता था और गुजरात को अधिकार में करना चाहता था और मालवा पर अधिकार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी की सोच थी कि भाई मालवा में आने जाने में बहुत टाइम लगता है और गुजरात में भी आने जाने में बहुत टाइम लगता है, तो क्यों ना मैं चित्तौड़ पर अधिकार कर लूँ और यहाँ पर मेरे सेनापति नियुक्त कर दूँ, या मेरे जो सेना के जवान हैं उनको नियुक्त कर दूँ। एक बंदा यहाँ पर नियुक्त कर दूंगा, वो मालवा से भी टैक्स ले लेगा और गुजरात से भी टैक्स ले लेगा, यानी गुजरात को भी कंट्रोल कर लेगा और मालवा को भी कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा कारण है चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व। जो सामरिक महत्व भी है, विदेश से जो भी आक्रमण करने आएंगे और जो विदेश में जाएगा कोई युद्ध करने के लिए, वो समुद्रों के द्वारा जाएगा, तो समुद्रों के द्वारा जाने के लिए यहाँ पे गुजरात में जो पोर्ट पड़ते थे, पोर्ट गुजरात में थे, तो यहीं से जाना होता था। ठीक है, और व्यापारिक महत्व में आपको बता दिया, जो मालवा में जो कृषि होती थी बहुत बड़ी मात्रा में होती थी, तो यहाँ से टैक्स वैक्स लेने के लिए जो यहाँ का व्यापारिक महत्व रहा है। ठीक है भाई, चित्तौड़ में रहकर जो व्यापार कर सकता है मालवा से ये व्यापार कर सकता है, चित्तौड़ में मालवा का जो भी जो कृषि की जो एग्रीकल्चर जो फसलें उनको लाकर दिल्ली में बेच सकता है, दिल्ली में बेच भी सकता है और या बाहर बेच सकता है। ठीक है, चित्तौड़ से जो गुजरात पोर्ट पर लाकर बाहर विदेशों में व्यापार करने के लिए बेच सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व। फिर एक तीसरा कारण है भाई, अलाउद्दीन खिलजी यानी सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया था चित्तौड़ है। देखिए एक बार जो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था, तो उस टाइम रतन सिंह के पिता थे समर सिंह, उनका शासन था उस टाइम। तो समर सिंह, जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था तब समर सिंह ने राजस्थान में के अंदर से जाने के लिए रोक लिया अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई आपको टैक्स दे के जाना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पास चलाया होगा, स्टाफ चलाया होगा कि भाई यार मैं भी राजा हूँ, तू भी राजा है, तो दोनों भाई भाई है, छोड़ दे, मेरे को जाने दे, गुजरात जाने दे। तो समर सिंह ने मना कर दिया, भाई नहीं रे, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं तो टैक्स दे जा और अभी जा।
टैक्स नहीं दे तो आज जाने दूँ ना कल जाने दूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला यार कर ले कुछ, तो नहीं भाई, टैक्स लिया समर सिंह ने और फिर जाने दिया। टैक्स देते टाइम जो अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया जाते टाइम युद्ध करके जाऊँगा, समर सिंह ने बोल दिया जो कर लेना, ठीक है, अभी तो तू टैक्स दे कर जा। तो इस टाइम अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आके वापस दिल्ली चले गए। तो एक दिन दरबार में बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, और दरबार में फैंकलोजी कर रहा था कि मैं पूरी भारत जीतना चाहता हूँ, पूरा भारत जीत लिया। यानी देखिए अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया में पहुँच गया था आक्रमण करते करते, ठीक है। तो दरबार में बोल रहा था कि भाई मैं साउथ इंडिया में भी आक्रमण कर लिया, मैं पूरा भारत जीतना चाहता हूँ। तो सेनापति इसके हंस रहे थे एक दूसरे की तरफ देखकर दरबार में। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा भाई ये क्यों हंस रहे। तो पूछा कि भाई आप क्यों हंस रहे हो। तो इन्होंने तो नॉर्मल बता दिया, नहीं पीछे कोई बात थी पीछे की, वैसे याद आ गई थी इसलिए हंस रहे। नहीं नहीं कोई तो बात होगी ना, बताओ। फिर भी नहीं बताइए, लेकिन फिर दबाव डाल के पूछा गया तो बताया कि भाई आप इतनी लंबी लंबी बातें करो, मैं दक्षिण भारत को जीत लिया, मैं पूरा भारत जीतना चाहता हूँ, और आपसे जो समर सिंह तो टैक्स ले लिए थे गुजरात जाने के लिए। तो एक प्रतिष्ठा के लिए सवाल भी बन गया था भाई अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो तीसरा कारण है जो सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। ठीक है, 3 कारण हो गए। फिर चौथा कारण है, देखिए चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव, यहां पे लिख देता हूं। देखिए उस समय चित्तौड़ का प्रभाव चारों तरफ बढ़ रहा था। जो अलाउद्दीन खिलजी को रोक ले, दिल्ली के सुल्तान को रोक ले, तो ऐसी रियासत का प्रभाव तो बढ़ेगा ही ना। चारों तरफ प्रभाव बढ़ रहा था, और चित्तौड़ का किला ऐसा था कि उस पर खेती भी की जा सकती थी कुछ दिनों के लिए, तो ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट किला था चित्तौड़ का। इस प्रकार इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। फिर लास्ट और नेक्स्ट कारण आता है जो आपको सबको लगता है, रानी पद्मिनी की सुंदरता। ठीक है, देखिए रानी पद्मिनी की सुंदरता भी फिर 5वां कारण अपन ले सकते हैं। देखिए जो ये कारण है, ये आक्रमण के कारण है, कोई ऑब्जेक्टिव वाली जो एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन वाली एग्जाम होते हैं, उनमें तो क्या ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन दे के पूछ रहे हैं। लेकिन जो इंटरव्यू और मेंस वाली एग्जाम्स होती है, जैसे RS मेंस होती है इंटरव्यू, और SI का इंटरव्यू होता है, उनमें पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है भाई आक्रमण के कारण बताओ, या कोई मेंस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भाई आक्रमण के कारण बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए, ठीक है। फिर देखिए जो ये मैं बात बताया था वो समर सिंह ने रोका था, वो 1299 की बात है। 1299 में समर सिंह का शासन था यहाँ चित्तौड़ में। तो उस टाइम समय जो अलाउद्दीन खिलजी को रोका था गुजरात जाते समय समर सिंह ने। फिर बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत पद्मिनी की भी कर लेते हैं। देखिए पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। ठीक है, रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। ठीक है, पिता इनके गंधर्व सेन थे और माता चंपावती। जो सिंहल द्वीप श्रीलंका को बोला गया भाई, ठीक है, ये इधर श्रीलंका रहा, ठीक है। देखिए रतन सिंह को एक
हीरामन नाम का तोता आकर ये इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई सिंहल द्वीप में ऐसे ऐसे कोई राजकुमारी है और बहुत सुंदर है, वो पानी पीती है, तब गले से भी पानी दिखता है उसके, इतनी सुंदर है। तो रतन सिंह को ये जानकारी मिली हीरामन तोते के द्वारा। रतन सिंह भाई मेवाड़ रियासत के थे, तो इतनी बड़ी रियासत, तो ये सोचे कि क्यों ना अपन रानी पद्मिनी से विवाह कर लेते हैं। ये श्रीलंका चले गए, ठीक है। एक शिकारी का वेश बनाकर जंगलों में घूमते रहे, शुरू में जाकर श्रीलंका में, ठीक है। यहाँ पर घूमते रहे, जब खाने पीने का सामान बीत गया तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम सामने आ गई थी इनके। एक दिन राजा गंधर्व सेन श्रीलंका में जो शिकार करने के लिए आए जंगलों में, तो गंधर्व सेन को ये रतन सिंह से मुलाकात हुई गंधर्व सेन की। तो गंधर्व सेन को लगा कि भाई देखिए राजकुमार तो अलग ही लगते हैं भाई, जो राजा महाराजा तो बच्चे कितने खराब कपड़े पहन ले, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो अलग लगते हैं ना। तो गंधर्व सेन को लगा कि भाई यार ये कोई ऐसे भिखारी तो नहीं है, शिकारी तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात है कि इसमें या तो कोई प्रॉब्लम आ गई होगी इसके सामने। तो इससे पूछा कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी भाई, आप कौन हो। तो इसने पहले तो बताया नहीं, फिर बाद में ढंग से पूछा तो बताया कि भाई मेरी प्रॉब्लम के समाधान तो आपके महलों में। तो गंधर्व सेन ने पूछा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो मेरे महलों में आपकी प्रॉब्लम का सामान, जो प्रॉब्लम की समस्या का समाधान है, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान मेरे महलों में। तो रतन सिंह ने पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे मेरे को जानकारी मिली थी और मैं आपकी जो राजकुमारी है उससे शादी करना चाहता हूँ। तो गंधर्व सेन की क्या औकात की मना कर दे, श्रीलंका आज भी प्रॉब्लम में चल रहा है, उस टाइम भी इतना सा श्रीलंका था और इतनी बड़ी मेवाड़ रियासत कि रतन सिंह को मना कर दे, इतनी बड़ी रियासत के राजकुमार यानी राजा को कौन मना कर दे। तो गंधर्व सेन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया रतन सिंह के साथ। रतन सिंह लेकर आ गए मेवाड़, कुछ दिन तक ठीक ठाक चलता रहा, आराम से रह रहे थे दोनों, रानी पद्मिनी और रतन सिंह। और ठीक है, रतन सिंह के दरबार में एक दरबारी विद्वान था, राघव चेतन नाम का एक विद्वान था। राघव चेतन एक दिन रानी पद्मिनी को गलत नज़रों से देख रहे थे, और जो गलत नज़रों से देख रहा था राघव चेतन, तो रतन सिंह को पता चला कि भाई मेरी रानी को तू गलत नज़रों से देख रहा है। तो राघव चेतन तो चुपचाप खड़ा हो गया, लेकिन बोल दिया कि भाई अब देखो जो हो गया, जो सो तो हो गया, अब बिना देखा तो हुआ जाए नहीं। रतन सिंह ने बोला कि तू आज के बाद मेवाड़ रियासत में नहीं दिखना चाहिए, फूट ले यहाँ से। राघव चेतन नाराज हो गया। राघव चेतन नाराज होकर रतन सिंह के दुश्मन के पास चले जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली चले गया। अलाउद्दीन खिलजी को जाके पूरी जानकारी बताता है, भाई ये बात है, वहाँ पे इतनी सुंदर यानी इतनी सुंदर एक रानी है, रानी पद्मिनी, उसके गले से पानी दिखता है, पानी पीती है तब। तो अलाउद्दीन खिलजी को भी लगा ऐसी कोई बात है तो चलो अपन मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं, रानी जो पद्मिनी को अपन ले आते हैं। रतन सिंह आया मेवाड़ में आके घेरा डाल दिया, और रतन सिंह यानी अलाउद्दीन खिलजी आया मेवाड़ में और मेवाड़ पर घेरा डाल दिया, और रतन सिंह के पास मैसेज करवा दिया कि भाई रानी पद्मिनी चाहिए। रतन सिंह को लगा ये क्या बात हुई, रानी पद्मिनी को ऐसी चीज़ थोड़ी ना भाई, बांटने वाली चीज़ थोड़ी ना भाई, तू ले जा, ये तो मेरी वाइफ है, ऐसे कैसे दे दूँ तेरे को। अलाउद्दीन खिलजी ने खूब बातें की, भाई दे दे मुझे, मिन्नतें की होगी अलाउद्दीन खिलजी ने, रतन सिंह ने नहीं दी, नहीं मानी रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की बात। फिर लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि भाई नहीं देगा, तो उसने कुछ रणनीति बनाई होगी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि भाई ठीक है चलो नहीं दो, मैसेज वापस करवाया रतन सिंह के पास बाहर से कि भाई चलो नहीं दो रानी पद्मिनी, नहीं दो तो कम से कम संधि कर लेते हैं अपन, और चलो मत देना। तो संधि करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी दरबार में आ गया, अलाउद्दीन खिलजी को खाना खिला रहा था रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने डिमांड रखी कि भाई कम से कम रानी पद्मिनी को एक बार दिखा तो दो। दिखाया तो फेस टू फेस, फिर भी नहीं गया था। अलाउद्दीन खिलजी खाना खा रहा, रतन सिंह पास में बैठा। रानी पद्मिनी एक देखिए तालाब चित्तौड़ में, वहाँ पर एक कमरा, उसमें एक शीशा था, ठीक है। रानी पद्मिनी को ऐसी जगह पर खड़ा किया जाता है कि बस शीशे में उसका प्रतिबिंब बन जाए और शीशे से पानी में दिख जाए, तालाब में उसका प्रतिबिंब दिख जाए, ठीक है। रानी पद्मिनी को साइड में खड़ा किया गया, शीशे में पहले दिखाई दी रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब जो पानी में दिखाई दे रहा था, अलाउद्दीन खिलजी को उस पानी वाले प्रतिबिंब को दिखाया था, न कि शीशे वाले प्रतिबिंब को भी दिखाया गया था। अलाउद्दीन, अगर ऐसा बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो पानी के प्रतिबिंब को देखकर भी अलाउद्दीन खिलजी तो मोहित हो गया था रानी पद्मिनी के ऊपर, ठीक है। उसको लगा कि वैसे तो दे रहा नहीं है, नॉर्मल बातों से तो देगा नहीं, ठीक है। संधि कर लिए रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आज भी अपने गाँव में एक परंपरा होती है कि अपने कोई मेहमान आता है और वापस जाता है वो मेहमान, तो उसको बाहर तक छोड़ने हर कोई जाता है,
पहले तो स्टैंड तक भी छोड़ने जाता था जहाँ तक अपनी बसें लगती थी, आजकल तो भाई घर के बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी होने लग गई। तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने जा रहा था अपने डेरे तक, अलाउद्दीन खिलजी के डेरे तक। तो डेरे में जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, रतन सिंह को डेरे में गिरफ्तार कर लिया और वापस मेवाड़ दरबार में मैसेज पहुंचाया कि भाई रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और तभी छोड़ा जाएगा कि रानी पद्मिनी को मुझे सौंप दो। ठीक है, उधर से रानी पद्मिनी का वापस मैसेज आता है। जितनी सुंदर थी रानी पद्मिनी उतनी बुद्धिमती भी थी। और रतन सिंह के 2 सेनापति थे, गोरा और बादल, जो रानी पद्मिनी का भाई था गोरा और बादल भतीजा था। ठीक है, बहुत वीर योद्धा थे, दोनों सेनापति थे, रतन सिंह के मुख्य सेनापति थे। देखिए, गोरा और बादल की अगुवाई में रानी पद्मिनी पालकियों में बैठकर आती है। उधर से मैसेज पहुंचाया गया दरबार से, मेवाड़ दरबार से, कि भाई रानी पद्मिनी आने के लिए तैयार है, रतन सिंह को छोड़ देना आप। एक पालकी में रानी पद्मिनी बैठती है और सभी पालकियों में देखिए, जो रानी पद्मिनी बहुत बुद्धिमती थी, एक एक पालकी में 2-2 योद्धा बैठाए गए। एक पालकी में रानी पद्मिनी बैठ गई। ठीक है, एक एक पालकी को 4-4 योद्धा उठा के लाए थे। और उधर से मैसेज पहुंचाया गया अलाउद्दीन खिलजी के पास में और दरबार से कि भाई जो रानी पद्मिनी के साथ इसके साथ की जो महिलाएं हैं, सतरानियाँ हैं, वो भी आएगी आपके दरबार में, आप ही के साथ रहेंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया रानी पद्मिनी तो आएगी, उनको भेज दो, उनको भी रख लेंगे अपन तो। ठीक है, 4-4 योद्धा बहुत सी पालकों को लेकर आए। इनमें 2-2 योद्धा सवार थे, हथियारों से लेस थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के डेरे तक आए। ठीक है, इनमें से रानी पद्मिनी उतरी और ये पूरे योद्धा जो हथियारों से लेस थे उन्होंने आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी से रतन सिंह को छुड़ाकर वापस ले गए और रानी पद्मिनी भी चले गई वापस मेवाड़ दरबार में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भाई जो रतन सिंह का सेनापति था गोरा, वो यहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, वापस चले गए मेवाड़ दरबार में। फिर अलाउद्दीन खिलजी वापस एक नई रणनीति के साथ आता है और वापस घेरा डालता है मेवाड़ का। ठीक है, मेवाड़ को घेर लेता है। तब उस टाइम देखिए, जो मेवाड़ में सेना की कमी हो चुकी थी, यहाँ पर जो आए थे, यहाँ पर भी कुछ सेनापति मारे जा चुके थे, यानी शहीद हो गए थे। तो मेवाड़ वालों को लगा कि भाई देखिए अपने पास इतनी सेना भी नहीं है। और वो देखिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिनों तक डेरा डाल के रखा था, वो 6 महीने 8 महीने तक ही नहीं गया वापस। इनको लगा मेवाड़ वालों को भाई 1-2 महीने में चले जाएगा, दिल्ली को भी तो जाके संभालेगा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर इन्होंने मेवाड़ के दरवाजे बंद कर लिए, अंदर से चित्तौड़ जो किले के दरवाजे बंद कर लिए और अंदर बैठ गए रतन सिंह, रानी पद्मिनी और जो भी सेना थी। इधर अलाउद्दीन खिलजी जाने का नाम नहीं ले रहा था। इनको लगा कि भाई खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका है मेवाड़ चित्तौड़ किले में, तो फिर इनको लगा अब क्या करना चाहिए। तो ये सोचे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने से अच्छा तो है कि भाई युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, वो अच्छा है, कम से नाम तो होगा अच्छा का वीर गति को प्राप्त होंगे। इधर डर के उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसमें तो अपनी नाक कटेगी, मेवाड़ की नाक कटेगी। तो इन्होंने एक काम किया कि देखिए एक साका होता है, मेवाड़ वालों ने साका किया। साके में केसरिया और जोर होता है, केसरिया और जोर एक साथ होंगे तभी वो पूर्णतः साका कहलाएगा। ठीक है, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोर किया गया और जो रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। ठीक है, केसरिया किया गया रतन सिंह के नेतृत्व में और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोर किया गया। रानी पद्मिनी के साथ 1600 महिलाओं ने जोर किया था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जोहर महिलाओं द्वारा किया जाता था। जोहर के जोहर करने में जो महिलाएं अग्निकुंड में प्रवेश कर लेती थी अपनी इच्छा से, और केसरिया किया जाता था
सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करके और केसरिया कपड़े धारण करके युद्ध में लड़ने के लिए तैयार रहते थे जो योद्धा थे, और वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। वो इस टेंशन को से दूर होकर जाते थे कि भाई अपने पीछे कोई नहीं है, इधर महिला ही तो जो एक जोर कर चुकी है, इधर पीछे कोई नहीं है परिवार में, इधर अब ये वीर गति को प्राप्त होने के लिए भाई जितनी हो सकेगी, जितना हो सकेगा उतनी मुस्लिम सेना को नुकसान पहुंचाएंगे, जितना हो सकेगा मुस्लिम सेना के जो सेनापतियों को मारेंगे, ठीक है, और लास्ट में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो जोहर का ये साका का मतलब ये होता था जोहर और केसरिया दोनों एक साथ हो। केसरिया जो 1303 में मेवाड़ का जो प्रथम साका हुआ था, ठीक है, अपन ने बात की थी पहले, जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, उसी की बात कर रहे हैं अपन, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उसी के दौरान 1303 में मेवाड़ का प्रथम साका हुआ था, ठीक है। इसमें जोहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया, 1600 महिलाओं ने साथ में जोहर किया, केसरिया रतन सिंह के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। फिर अपन बात करते गोरा और बादल की बात कर लिए। गोरा रानी पद्मिनी का भाई था और बादल पद्मिनी का भतीजा था। देखिए जो फिर अलाउद्दीन खिलजी का देखिए पूरी सेना वीरगति को प्राप्त हो गई थी मेवाड़ की, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। फिर बाद में यानी अंततः अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया मेवाड़ पर। अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश करता है मेवाड़ के किले में, चित्तौड़ किले में, तो उसको लगा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, सभी महिलाएं जोहर कर चुकी है और जो पुरुष योद्धा है वो तो केसरिया कर लिया। तो इतने गुस्से में था अलाउद्दीन खिलजी, निर्दोष लोगों को भी मेवाड़ में कटवाया था, 30,000 लोगों को कटवाया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था, जो निर्दोष लोग थे उनका भी कत्लेआम करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अपने बेटे खिजर खान को सौंप दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था खिजर खान। चित्तौड़ में अधिकार करने के बाद चित्तौड़ किले को अपने बेटे खिजर खान को सौंप दिया और चित्तौड़ किले का नाम रखा गया खिजराबाद। ठीक है, चित्तौड़ किले का नाम खिजराबाद कर दिया अपने बेटे के नाम पर। तो देखिए फिर आगे बात करते हैं अपन इन जो खिजर खान की। देखिए खिजर खान ने भी कुछ निर्माण करवाए थे चित्तौड़ में। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, खिजर खान अपने पिता की प्रशंसा करवाएगा और फिर खुद थोड़ी बहुत अपनी भी तो करेगा। तो देखिए खिजर खान ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। ठीक है, खिजर खान ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। देखिए जो और एक मकबरा भी बनवाया था खिजर खान ने। मकबरा चबूतरे को बोलते हैं भाई। और इस मकबरे पर एक अभिलेख लगवाया।
जो खिजर खान ने चित्तौड़ में गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया और चित्तौड़ में मकबरा बनवाया, एक चबूतरा, इस पर एक अभिलेख लगवाया था खिजर खान ने। इस अभिलेख के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक और ईश्वर की छाया बताया गया। ठीक है, संसार का रक्षक और ईश्वर की छाया। देखिए इस अभिलेख में ही बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि किस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक कहा गया है, या किस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया बताया गया, या किस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा गया है। तो चित्तौड़ में जो मकबरे के अभिलेख से मिलता है अभिलेख, जो इस अभिलेख के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी संसार का रक्षक और ईश्वर की छाया व दूसरा सिकंदर बताया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं। देखिए जो फिर खिजर खान का यहाँ पे मन नहीं लगा चित्तौड़ में, और अपने पापा के पास मैसेज करवाया इधर से मेवाड़ से दिल्ली कि पापा अपना तो मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, और अपन तो आज रहे न कल रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला ऐसे क्या बात है, तो ठीक है खिजर खान ने मना कर दिया, नहीं रहना अपने को तो चित्तौड़ में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला चल ठीक है तू आ जा। फिर खिजर खान ने पूछा भाई यहाँ पे चित्तौड़ को कौन संभालेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव सोनगरा को भेजा, और मालदेव सोनगरा को लास्ट में चित्तौड़ सौंपा गया। ठीक है, खिजर खान कालांतर में मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंप कर खुद दिल्ली चले गया। खिजर खान दिल्ली चले गए। देखिए मालदेव सोनगरा जालोर के कानड़ देव सोनगरा का भाई था, जो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है, और कानड़ देव सोनगरा और जो कानड़ देव सोनगरा का बेटा था वीरम देव सोनगरा, वो दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि भाई मालदेव सोनगरा उस युद्ध में बचकर निकल जाता है या साइड में निकल जाता है, और कुछ लोग मानते हैं कि भाई मालदेव सोनगरा को कानड़ देव सोनगरा ने पहले ही बाहर निकाल दिया था। तो मालदेव सोनगरा, इसको मूछाड़ा मालदेव भी कहते हैं। देखिए मालदेव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी के जो संपर्क में आ जाता है धीरे धीरे। ठीक है, मूछाड़ा मालदेव कहते हैं मालदेव सोनगरा को। इसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, इस कारण से मूछाड़ा मालदेव भी कहते हैं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के संपर्क में आ जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है धीरे धीरे कि जालोर हमारी रियासत थी, आपने आक्रमण कर दिया, भाइयों को मार दिया, हमारी रियासत वापस दो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बोला कि भाई मैं तेरे को बड़ी रियासत दे दूँ। तो ये पूछा कि कौन सी रियासत, तो मैं तेरे को चित्तौड़ संभला देता हूँ, चित्तौड़ को संभाल लेना। तो इसने बोला कि ठीक है चलो मैं चित्तौड़ संभाल लूँगा। तो खिजर खान ने कालांतर में मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंप कर खुद दिल्ली चले गए। ठीक है, ये जालोर का सोनगरा चौहान था, कानड़ देव सोनगरा का भाई था। ठीक है, यहाँ तक अपन चर्चा किए हैं। तो देखिए जो एक जालोर वाली जो कहानी है 1311 वाली, वो अपन आगे जो जालोर के चौहान पढ़ेंगे तब और अपन डिस्कस कर लेंगे। ये तो एक थोड़ी सी अदर ये मालदेव सोनगरा को बताने के लिए बताया था आपको। फिर बात करते हैं दो पुस्तकों की। खजाइनुल फुतुह, खजाइनुल फुतुह की बात करते हैं अपन पहले, और फिर बाद में बात करेंगे पद्मावत की। देखिए खजाइनुल फुतुह अमीर खुसरो की पुस्तक थी।
देखिए खजाइन फुतुह, जो खजाइनुल फुतुह है इसको तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए तारीख अपने दिनांक वाली नहीं है भाई, तारीख का मतलब है इतिहास और अलाई का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। खजाइन उल फुतुह को अन्य नाम तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। तारीख का मतलब है इतिहास, अलाई का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। खजाइन उल फुतुह का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। लेखक थे अमीर खुसरो। देखिए जो चित्तौड़ में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी, उसमें अमीर खुसरो भी शामिल हुए थे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। ठीक है, और जो ये पुस्तक है एक खजाइन उल फुतुह, इससे अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी मिलती है खजाइन उल फुतुह पुस्तक से। ठीक है, खजाइन उल फुतुह पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी मिलती है। फिर बात करते हैं लास्ट में पद्मावत पुस्तक की। पद्मावत पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी। 1540 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक थी, अवधी भाषा में लिखी गई थी पद्मावत। अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, 1540 में लिखी गई थी, अवधी भाषा में लिखी गई थी। लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। देखिए जो पद्मावत पुस्तक है इसको जेम्स टोड और जो मोहम्मद नैन्सी ने तो स्वीकार किया था, और जो सूर्यमल मिशन ने अस्वीकार किया था। ठीक है, सूर्यमल मिशन ने अस्वीकार किया। सूर्यमल मिशन के अनुसार ये किताब भाई एक फर्जीवाड़ा था। सूर्यमल मिशन ने माना कि भाई ये किताब सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जेम्स टोड और मोहम्मद नैन्सी ने इस किताब को सही माना है और स्वीकार किया है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। देखिए पिछली क्लास में अपन बप्पा रावल और मेवाड़ के कुछ बेसिक फैक्ट थे उनकी बात किए थे, और इस क्लास में अल्लट की जानकारी प्राप्त की है, जयतर सिंह की जानकारी प्राप्त की है, और जो राहुल रतन सिंह की जानकारी प्राप्त की है, इनके बारे में चर्चा की है। और जो दो इम्पोर्टेंट पुस्तकें थी पद्मावत और खजाइन उल फुतुह, इसकी चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।